हेलो गाइस। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं आप लोगों से अपॉलजी भी करता हूं कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और उसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और आप लोगों ने जिस सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है, आई रियली अप्रिशिएट दैट, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन कंटिन्यूएशन है प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन, जिसका पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। आज उसका पार्ट 2 है जिसमें रिमेनिंग 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम कोशिश करेंगे कि इस ट्यूटोरियल में कवर कर लें। इस तरह से आपके पास 2 ट्यूटोरियल्स हो जाएंगे जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन डिटेल में आपके पास इन द फॉर्म ऑफ ट्यूटोरियल मौजूद होगा। मैं फौरन टॉपिक की तरफ जाता हूं, और अगर आपको याद हो और आप लोगों ने अगर वो ट्यूटोरियल देखा है प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन का पार्ट 1, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने ये 6 प्रिंसिपल्स किए, जिसमें स्क्वाश एंड स्ट्रेच, टाइमिंग एंड स्पेसिंग, एंटिसिपेशन, स्टेजिंग, फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग, स्ट्रेट अहेड एंड पोस्ट टू पोस्ट, इन 6 प्रिंसिपल्स को हमने कवर किया। और अब हमारे पास रिमेनिंग 6 प्रिंसिपल्स हैं विच आर स्लो इन एंड स्लो आउट, आर्क्स, एग्जैजरेशन, सेकेंडरी एक्शन, सॉलिड ड्राइंग, अपील। आप नोट कीजिएगा कि ये जो मैंने लिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट की हुई आपके सामने, इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स के कलर्स कुछ प्रिंसिपल्स के कलर्स से डिफरेंट हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने इनको थोड़ा सा डिवाइड किया है। जो प्रिंसिपल्स आपको रेड कलर के अंदर नजर आ रहे हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि अभी फौरन, यानी कि इन्हीं ट्यूटोरियल्स में और इन्हीं प्रैक्टिसेस में आपके काम आ जाएंगे और आपको उनके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ब्लू में आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको काम करने के साथ साथ समझ में आएंगे। जरूरी नहीं है कि अभी आप ट्यूटोरियल एक्सरसाइजेस करें या प्रैक्टिस करें तो आपको फौरन ये प्रिंसिपल समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि ये इसी स्टेज पर आपको समझ में ना आए, लेकिन फिल वक्त इनकी इतनी प्रायोरिटी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमेशन को समझने के लिए, तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपको मालूम होने चाहिए। लेट्स मूव ऑन, और हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि अब 7th प्रिंसिपल, ये पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन पार्ट 2 में 7th प्रिंसिपल से मैं शुरू कर रहा हूं, विच इज स्लो इन एंड स्लो आउट। अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 में हमने टाइमिंग एंड स्पेसिंग को कवर किया था। मैंने उसको इतनी ज्यादा डिटेल देने की कोशिश की थी कि जब मैं आपको स्लो इन एंड स्लो आउट पर लेकर जाऊं तो आधे से ज्यादा तो वैसे ही आपके समझ में आ गया हो, बल्कि अभी मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने तो आपके लिए अब कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है, उसका प्री रेक्विजिट ये है कि आपने पार्ट 1 देखा हुआ हो, और टाइमिंग इन स्पेसिंग को, जिसको मैंने सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, आपने उसको कवर किया हो, उसको समझा हो। और अगर आप लोगों की कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, यू कैन ऑलवेज कमेंट, मैं पूरी कोशिश करता हूं सबको जवाब देने की। सो लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट करते हैं। स्लो इन एंड स्लो आउट हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। स्लो इन एंड स्लो आउट की आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो स्लो से है। व्हाट इज स्लो, क्या करना है स्लो हमने, होगा ये कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा और अपना मोशन क्रिएट करेगा, डेवलप करेगा, और उसके बाद अपने मोशन को स्टॉप करेगा या एंड करेगा, दोनों सूरतों में उसको स्लो होना है। अपने बीच के मोशन को सपोर्ट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए। इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन मैंने दी है वो दी है, डिफाइनिंग एक्सेलरेशन एट बिगिनिंग एंड डिसेलरेशन एट एंड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है
तो शुरू में एक्सेलरेशन होती है, यानी कि जीरो से वो अपनी स्पीड को अचीव करता है कुछ टाइम के अंदर, इसलिए वो स्लो इन कहलाता है। जब भी हम उसको स्लो इन कहते हैं, यानी कि मोशन में दाखिल हो रहा है स्लोली एंड देन एक्सेलरेट होता है, और उसके बाद जब वो अपने मोशन को एंड कर रहा होता है तो स्लो आउट होता है, यानी कि डीसेलरेट होता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, और इसी किस्म की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको टाइमिंग एंड स्पेसिंग में भी दी है। लेट्स डू इट विथ माया। हम देखते हैं कि माया में किस तरह से मैं इसको आपके सामने लेकर आता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये वही एग्जाम्पल है, लेकिन अब इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आप देखिएगा नंबर ऑफ फ्रेम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। ये फ्रेम्स अगर आप देख रहे हैं, खास तौर पर ये ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो ये 4 फ्रेम्स हैं। मैंने ये 3 के ऊपर सर्कल किया हुआ है, और अगर आप देखें तो ये फ्रेम्स बहुत ज्यादा करीब हैं, और आपको मालूम है कि द डिस्टेंस बिटवीन फ्रेम्स इज स्पेसिंग। अगर स्पेसिंग कम होगी मोशन स्लो होगा, अगर स्पेसिंग ज्यादा होगी मोशन तेज होगा। या यूं कह लीजिए कि अगर स्पेसिंग कम होगी तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी, और अगर स्पेसिंग ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी। अगर आप एंड में देखिए तो यहां पर भी यही सिलसिला है कि स्पेसिंग कम हो गई है, और ये स्पेसिंग जो कम हुई है इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोली स्टॉप होगा, या अपने मोशन को, अपनी मूवमेंट को, अपनी एनिमेशन को एंड करेगा। इसी तरह से यहां पर स्टार्ट करेगा। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, और यहां पर रोका जा रहा है, यानी कि डीसेलरेशन है। अब अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूं तो आप देखिएगा, ये आपको अगर नजर आया हो कि ये स्लोली स्टार्ट हुआ, अपनी वेलोसिटी, अपनी स्पीड को इसने मेंटेन किया। अगर आप बीच में देखें तो ये स्पेसिंग ऑलमोस्ट बराबर है। असल में ये बराबर नहीं है, लेकिन वो निग्लिजिबल है, आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि अब ये जो फ्रेम्स हैं वो इधर से बहुत दूर हो चुके हैं, और इधर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बहुत दूर हो चुके हैं। लेकिन यहां पर तो वाजे फर्क नजर आ रहा है। तो आप देखिए कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ और उसने अपनी स्पीड गेन की, और अब वो स्लोली रुका जाकर। अब अगर मैं इसको फ्रेम बाय फ्रेम करता हूं तो आप देखिएगा, ये मैंने प्ले किया, और अब आप देखिए कि ये अपनी स्पीड को मेंटेन कर रहा है। अब स्पेसिंग तकरीबन बराबर हो गई, अब कम होना शुरू हो गई है। अगर आप देखें गौर से तो स्पेसिंग कम हो गई। अगर मैं आपको वाजे तौर पर बताऊं तो ये स्पेसिंग ऑलमोस्ट जो हम अभी कंसीव कर सकते हैं वो यहां से कम होना शुरू हो गई। ये जितने भी फ्रेम्स आपको नजर आ रहे हैं इनकी स्पेसिंग में आप वाजे फर्क देख सकते हैं कि स्पेसिंग कम होती चली जा रही है। यहां पर भी अगर आप देखें तो यही पार्ट है। बीच के एरिया में भी स्पेसिंग का डिफरेंस है, लेकिन आपको इतनी आसानी से समझ यूं नहीं आएगा क्योंकि वो निग्लिजिबल है। लेकिन यहां पर आके सेंटर में आके उसने अपनी स्पीड जो है ना 100% मेंटेन करके कांस्टेंट कर दी। तो अगर देखा जाए तो जो सही मोशन होता है वो ये है कि यहां पर एक्सेलरेशन हो रही है, यहां पर डिसेलरेशन हो रही है, और बीच में कांस्टेंट है। तो ये एनिमेशन एक्सेप्टेबल है। मैंने, याद होगा आपको पार्ट 1 में बताया था कि मैं आपकी वो एनिमेशन अगर देखूं या कोई भी देखे जिसमें कि यहां पर भी स्पेसिंग, एंड्स के ऊपर स्पेसिंग और सेंटर में स्पेसिंग बिल्कुल बराबर है, और स्पेसिंग में कोई उनके फर्क नहीं है, उनकी उनके डिस्टेंस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गलत एनिमेशन कर रहे हैं, और ये एनिमेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये वाली एनिमेशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का ख्याल रखा गया है, कांस्टेंट स्पीड का ख्याल रखा गया है, ये एक्सेप्टेबल है। अब इसको अगर आप देखें तो मैं आपको उस
लीनियर के ऊपर मैं आपको लेकर चला जाता हूं। तो ये जो आपको एनिमेशन नजर आ रही है, अगर मैं इस एनिमेशन को लेता हूं, सो दिस वन, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि सारी स्पेसिंग ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ये तो मैंने आपको स्पेसिंग समझाने के लिए शुरू में किया था, बट दिस एनिमेशन इज नॉट फॉलोइंग, किसी सूरत फॉलो नहीं कर रही है प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन को। टाइमिंग एंड स्पेसिंग को कर रही है फॉलो, ऑफ कोर्स, उसके बगैर नहीं हो सकता, लेकिन स्लो इन एंड स्लो आउट को फॉलो नहीं कर रही। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा, जब आप अपने मोशन को स्टार्ट करते हैं तो इस पार्ट को स्लो इन कहेंगे, मोशन स्टार्ट हो रहा है स्लो इन से, ये पार्ट, एंड दिस वन इज स्लो आउट, ये पार्ट। तो आप ये याद रखिएगा कि ये हर हाल में अप्लाई होना जरूरी है, और एनिमेशन इसी तरह से एक्सेप्टेबल होती है, कंसीवेबल होती है, और ह्यूमन माइंड ऐसे एक्सेप्ट करता है। वरना अगर लेमैन भी आपकी एनिमेशन देखेगा तो वो कहेगा कि कुछ है इसके अंदर, लेकिन सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्लो इन एंड स्लो आउट, प्रिंसिपल नंबर 7। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल नंबर 8 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, आर्क्स। आर्क्स क्या होते हैं? यानी कि आपने जितने भी कर्व्स आपने ऑब्जर्व किए हैं अपनी जिंदगी में, और आप देख रहे होंगे कि दुनिया की हर चीज जो है उसके अंदर एक कर्व मौजूद है। यकीन कीजिए कि जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ह्यूमन कैरेक्टर हो, चाहे वो फोर लेगेड कैरेक्टर हो, यानी कि टू लेगेड कैरेक्टर हो, या फोर लेगेड कैरेक्टर हो, या कोई नॉन लिविंग थिंग हो, कोई डेड ऑब्जेक्ट हो, लेकिन जब उसका मोशन या उसकी मूवमेंट होगी, उसकी एनिमेशन होगी, हर हाल में उसको आर्क्स को फॉलो करना होगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। आर्क एंड कर्व्स in any motion is mandatory to force actions follow the flow। यानी कि जितने भी आपके एक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो पोजेस के थ्रू हो रहे हो, चाहे आपके किसी जनरल एनिमेशन के अंदर हो रहे हो, हर हाल में एनिमेशन ने कर्व्स को यानी कि आर्क्स को फॉलो करना है। वो कैसे, आइए हम इसको देखते हैं, और अगर नहीं करेगा मैं आपको वो भी दिखाता हूं कि उसके बाद इंपैक्ट क्या होगा उसका। अब मैं ये एनिमेशन प्ले करता हूं और इस एनिमेशन को गौर से देखिएगा। ये बाउंसिंग बॉल एनिमेशन है, बहुत ही ज्यादा मशहूर एक्सरसाइज है, पूरी दुनिया में हर एनिमेटर को कराई जाती है, मैं भी आपको कराऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ कवर होता है। लेकिन ये जब हम एनिमेशन स्टार्ट कर देंगे उसके बाद मैं आपको ये बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन कराऊंगा। इसके ऊपर बहुत सारे प्रिंसिपल्स एक साथ अप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर लर्निंग मटेरियल बहुत ज्यादा है। तो हम इसको प्ले करते हैं। ये 100% कंप्लीटेड नहीं है, इसको और आगे जाना चाहिए और फिर जाकर वापस आना चाहिए, लेकिन मैंने इसको ये यहाँ पर, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं इसको एक ही स्क्रीन में आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो अगर आप देखें तो हुआ क्या है कि ये बॉल जो है वो बाउंस करके चली गई है। अब मैं आपको इसका मोशन ट्रेल दिखाता हूं, हुआ क्या है, ये किस तरह से इस बॉल ने, ये अगर आप देखें तो आपको ये मोशन ट्रेल नजर आ रहा होगा। ये है वो मोशन ट्रेल, ये सारे तकरीबन सॉफ्टवेयर्स में होता है और माया में भी मौजूद है, और ये मोशन ट्रेल आपको असिस्ट करता है आपकी एनिमेशन में जब आप कर रहे होते हैं। हम इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको यूज ना किया जाए, ये बहुत काम की चीज है। लेकिन ये तो खैर मैं आपसे टेक्निकली बात कर रहा हूं, कम बैक टू प्रिंसिपल। आप इसको देखें, यहां पर ये आपको सारे के सारे आर्क्स नजर आ रहे हैं, यानी कि कर्व्स नजर आ रहे हैं, और ये जो कर्व्स आपको नजर आ रहे हैं ये डिस्टॉर्टेड नहीं है, ये एक पैटर्न में है। इसी वजह से, और इन्होंने ही इसके मोशन को ड्राइव किया जब एनिमेशन हुई है, किया जाहिर है एनिमेटर ने है, लेकिन उसने फिर अपने पोजेस को बनाया ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो ये देखिए, ये इसको फॉलो कर रहा है,
ये मैंने एनिमेशन चलाई, अगर आप देखें तो ये फॉलो कर रहा है। अब अगर आप देखें कि ये वो आर्क्स हैं जिनकी वजह से आपको ये एनिमेशन इतनी स्मूथ नजर आ रही है, जस्टिफाइड है, ग्रेविटी को और स्क्वॉश एंड स्ट्रेच को और मोशन को और टाइमिंग एंड स्पेसिंग को, सब चीजों को ये जस्टिफाई कर रही है। और आर्क्स की वजह से इसके अंदर कंसिस्टेंसी है, फ्लो है। दुनिया में कोई भी किसी भी चीज का मोशन लीनियर नहीं होता, याद रखिएगा। देयर इज नथिंग लाइक इन दिस वर्ल्ड जो कि लीनियरली चल रही हो। प्लीज मुझसे इस बात पर बहस मत कीजिएगा, सर मैं गाड़ी चलाता हूं तो मैं स्ट्रेट चला रहा हूं। असल में वो भी आप स्ट्रेट नहीं चला रहे, किसी ना किसी कर्व पे चला रहे हैं आप। वो कर्व का सरकमफ्रेंस इतना बड़ा है कि आप और मैं उसको कंसीव नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि जनरली दुनिया के अंदर जो भी मूवमेंट होती है या दुनिया के अंदर किसी भी किस्म की जो हरकत होती है, वो आर्क्स को, कर्व्स को फॉलो करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब अगर फर्ज कीजिए मैं इसके आर्क्स को खत्म कर देता हूं, अब आप देखिए मैं इसको खत्म कैसे करूंगा। अब इसकी बहस में हम नहीं जाएंगे अभी कि ये सर क्या कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया, अभी इसको छोड़ दें। लेकिन आप ये देखिए मैं करता क्या हूं, ये आर्क्स आपको नजर आ रहे हैं और ये मोशन को डिराइव कर रहे हैं। मैं यहां पर इसके जो आर्क्स हैं उनको खत्म कर देता हूं और अब मैं इसको लिनियर कर देता हूं। देखिए आपको यहां पर लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा लिनियर। अभी आपको मैं इस टूल के अंदर नहीं लेके जा रहा हूं, मकसद मेरा ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फर्क देखिएगा कि क्या हुआ। इस पूरी सब कुछ वही रहेगा, टाइमिंग एंड स्पेसिंग वही है। ये देखिए जितने भी आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये सारे की फ्रेम्स हैं, ठीक है। ये सारे की फ्रेम्स हैं, बीच में इंटरमीडिएट फ्रेम्स हैं, ठीक है। टाइमिंग एंड स्पेसिंग वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है किसी भी चीज के अंदर। लेकिन आर्क्स खत्म हो गए और आर्क्स की जगह हमने इसको 100% लिनियर कर दिया है। तो अब अगर हमने इसको लिनियर कर दिया है तो भाई फिर तो ये ऐसे होगी। हालांकि स्क्वॉश एंड स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन आप देखें कि ये एनिमेशन इस तरह से होगी। तो ये वाज़ेह फर्क है। अगर आप आर्क्स को फॉलो नहीं करेंगे अपनी एनिमेशन में तो आप एनिमेशन को ना तो खुद कंसीव कर सकते हैं, ना अपने व्यूअर को बिलीवेबल बना सकते हैं कि वो देखे और आपसे कहे जी आपकी एनिमेशन ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनिमेटर्स जब काम करना शुरू करते हैं, आर्क्स उनके जहन में होते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि उन्होंने हाथ उठाया, हाथ ऊपर था, हाथ ऊपर से नीचे आया तो वो स्ट्रेट आ गया। स्ट्रेट नहीं आएगा, हल्का सा कर्व और हर हल्के सा आर्क जो है ना उसको क्रिएट करना होगा। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, लेकिन ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए मैं फिर इस मोशन को इसके ऊपर क्रिएट करता हूं। ये मैंने आर्क्स दोबारा कर दिए हैं, मैंने अनडू किया था ताकि ये एनिमेशन वापस अपनी जगह पर आ जाए। तो आपको अब नजर आ रहा होगा कि ये आर्क्स को फॉलो कर रहा है एंड दैट इज फाइनल। मतलब विदाउट आर्क्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डूइंग एनिमेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मैं इस ट्यूटोरियल के एंड में आपको यह भी बता दूंगा कि अभी फौरन आपको किन प्रिंसिपल्स के ऊपर ज्यादा काम करना होगा। ये मैं नहीं आपसे कह रहा, आप 12 के 12 प्रिंसिपल्स को समझिए। और अब अगर आप इस फाइल को देखें तो इसके अंदर अब मैं, उस वक्त तो ऑब्जेक्ट था यानी कि बॉल थी या स्फेयर था जो कि बाउंस कर रहा था, लेकिन अब मैं कैरेक्टर को लेकर आ गया हूं। बड़ा सिंपल कैरेक्टर है, विदाउट हैंड्स एंड एनीथिंग। और इस कैरेक्टर को अगर आप देखें, मैं इसको अब प्ले करता हूं। इसके डिफरेंट पार्ट्स के मोशन ट्रेल्स बने हुए। अगर आप इसकी ये वाला पार्ट देखें तो इस पार्ट में अगर आप देखें तो ये एक बोन का हिस्सा है और इससे हमने मोशन ट्रेल बना दिए कि भाई तुम एनिमेट हो तो मोशन ट्रेल हमें बना दो। इसी तरह से ये इसका एक कंट्रोलर है। ये तो खैर सब बात की बातें हैं जब हम करेंगे, लेकिन इसकी भी मोशन ट्रेल बन गई। अब आप देखिए यहां पर ये आर्क्स फॉलो हो रहे हैं। प्रिसाइज नहीं बनाता माया, लेकिन आपको ये आर्क्स नजर आ रहे होंगे। ये जो आर्क्स हैं ये 100% जस्टिफाइड आर्क्स हैं। अब आप इसको अगर फ्रेम बाय फ्रेम चलाएं तो ये देखिए ये ऊपर का पार्ट और नीचे की बोन का पार्ट देखिएगा अब, क्योंकि अभी तक तो उसने स्टे किया हुआ था। ये चलना शुरू हुआ बोन, और ये जा रही है। और ये देखिए बोन को अगर आप देखते जाएं और ऊपर के पार्ट को, तो ये आर्क्स को फॉलो कर रही है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन।
और इस प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन के बाद जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसका नाम है एग्जैजरेशन। हम एग्जैजरेशन के ऊपर जाते हैं, विच इज प्रिंसिपल नंबर 9। एग्जैजरेशन क्या चीज है? एक्सट्रीम एक्शंस एंड पोजेस टू डेवलप मोर एक्साइटमेंट। सिंपल डेफिनेशन। यानी कि इस तरह का एक्शन, यानी कि एक्शन वही हो लेकिन बियॉन्ड द लिमिट हो जाए थोड़ा सा और वापस आ जाए, यानी कि उसके अंदर मुबालगा आराई हो। ये उर्दू में लफ्ज है, मुझे मालूम है कि इसके मानी बहुत सारे लोगों को नहीं आते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि अपनी लिमिट को थोड़ा सा क्रॉस करे और फिर वापस आ जाए। हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं, यानी कि एक्शन जो आप एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन को करें, यानी कि उसका एक पोज आप बनाएं, उसका दूसरा पोज बनाएं, लेकिन उन दोनों पोजेस को भी उनकी एक्सट्रीम स्टेज के ऊपर ले जाएं। तो बीच में जो एनिमेशन होगी उन पोज नंबर 1 से पोज नंबर 2 तक, वो एग्जैजरेशन कहलाएगी। इसके लिए मैं आपको इस एग्जाम्पल के ऊपर लेकर जाता हूं जिसको कि हमने पहले भी स्क्वॉश एंड स्ट्रेच में देखा था, और मैंने अब किया ये कि स्क्वॉश एंड स्ट्रेच में एग्जैजरेशन ऐड कर दिए। आपके पास 3 तरह के मोशंस हैं। एक मोशन जो है वो आपके पास स्क्वॉश एंड स्ट्रेच नॉर्मल है। एक मोशन जो है वो आपके पास विदाउट स्क्वॉश एंड स्ट्रेच है, इस स्फेयर का या इस बॉल का, और इस बॉल के अंदर मैंने एग्जैजरेशन क्रिएट कर दी है। एनिमेशन तीनों की सेम है। अब हम देखते हैं, और बीच की बॉल को देखिएगा खास तौर पर और इन दोनों से कंपेयर कीजिएगा। प्ले। अगर आप देखें तो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच के अंदर एग्जैजरेशन हुई हुई है, यानी कि ये अपनी लिमिट से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जा रहा है। यानी कि जो पोज बन रहा है, आप देखिए यहां पर ये पोज सेम था, जब ये आगे इंपैक्ट हुआ तो देखिए इसके अंदर स्क्वॉश एंड स्ट्रेच है ही नहीं, इसके अंदर नॉर्मल स्क्वॉश एंड स्ट्रेच मौजूद है, और यहां पर एग्जैजरेटेड स्क्वॉश एंड स्ट्रेच है। तो बात को समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर देखा जाए तो इस पॉइंट के ऊपर 2 प्रिंसिपल लगे हुए हैं। एक प्रिंसिपल स्क्वॉश एंड स्ट्रेच है, दूसरा एग्जैजरेशन है, यानी कि उसी स्क्वॉश एंड स्ट्रेच को एग्जैजरेट कर दिया गया है। दैट्स इट। ये नहीं है कि इसकी टाइमिंग एंड स्पेसिंग चेंज हो गई और इसकी ड्यूरेशन चेंज हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनिमेशन भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ एग्जैजरेटेड है। इस तरह की एनिमेशंस आपको कार्टून्स में, खास तौर पर मैं नाम आपके सामने लेता हूं, एक बहुत मशहूर जमाना कार्टून है जिसका नाम है टॉम एंड जेरी, और टॉम एंड जेरी को मैं खास तौर पर बहुत देखा भी है और आप लोगों ने भी देखा होगा। उसके अंदर आप मोशंस देखिएगा, उसके अंदर भागने का स्टाइल देखिएगा, उसमें चलने का स्टाइल देखिएगा, और उसके अंदर इंपैक्ट्स, यानी कि वो जो एक दूसरे से फाइट करते हैं वो सब देखिएगा। सारे के सारे मोशन एग्जैजरेटेड है। वजह यह है कि एग्जैजरेशन, जो इंसान की साइकी है ना, वो एग्जैजरेशन को पसंद करती है। और अगर आप देखें तो बातों में भी एग्जैजरेशन होती है कि वो मैंने यूं कर दिया और मैं वो फलना चढ़ गया और मैं केटू के ऊपर से जो है वो साइकिल चलाता हुआ आ गया। अरे भाई, मतलब यानी कि यार इतनी तो मतलब ना करें कि आदमी जो है वो माफी मांगने लग जाए ऊपर वाले से। तो वो भी एग्जैजरेशन है, उसको भी हम उर्दू में मुबालगा आराई कहते हैं, लेकिन ये एक्शंस की एग्जैजरेशन है। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जो पोजेस हैं उनको आप उनकी एक्सट्रीम फॉर्म पर लेकर चले जाते हैं, यानी कि अगर वो अपना कैरेक्टर जो है वो अपना हाथ उठा रहा है तो उसका हाथ उठा के उसने अपने सर से ऊपर किया, लेकिन एग्जैजरेटेड जो उसका पोज होगा वो ये होगा कि वो सर से ऊपर नहीं होगा, बल्कि वो सर से ऊपर जाकर पीछे भी चला गया होगा और वो पीछे से घुमाएगा अपना हाथ। तो इसको हम एग्जैजरेशन कहते हैं। मैं इस एनिमेशन को दोबारा प्ले करता हूं। अब आप लोगों को ये क्लियरली ये बात समझ में आ रही होगी, और एग्जैजरेशन हम क्रिएट करेंगे, हम एनिमेशंस में एग्जैजरेशन के ऊपर जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आर्क्स, टाइमिंग एंड स्पेसिंग, स्लो इन एंड स्लो आउट, और फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग, और जो 6 प्रिंसिपल्स मैंने आपको पार्ट 1 में बताए, उनसे एक लेवल नीचे है ये।
क्योंकि ये एज बेस्ड भी है। अगर आप देखें तो बच्चे कार्टून बहुत शौक से देखते हैं, उनको एग्जैजरेशन पसंद है, वो जोर से हंसेंगे, वो जोर से रोएंगे, ये एग्जैजरेटेड है सब। लेकिन एज गुजरने के साथ साथ आप इसको कंसीव करना शुरू करते हैं कि द थिंग विच इज हैपनिंग इज ओवर रेटेड, बहुत ज्यादा है ये, इतना इसको इंप्लीमेंट होने के लिए, इस एक्शन को इंप्लीमेंट होने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं थी। तो इसको एग्जैजरेशन कहते हैं। और ये एक लेवल जो है ना उन 6 प्रिंसिपल से प्लस स्लो इन एंड स्लो आउट से और आज से एक लेवल मैं ये समझता हूं कि नीचे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर आप कार्टून एनिमेशन वगैरह करने जाएंगे तो वहां पर आपको एग्जैजरेशन को बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ आते हैं और वो है सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन क्या है, ये अगर आप नोट करें तो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था कि कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैंने ब्लू कलर के अंदर हाईलाइट किए हुए और कुछ रेड में। तो रेड में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए, जो ब्लू में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेंगे आपको समझ में आने के लिए। इसकी मैंने एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की है। सेकेंडरी एक्शन का मतलब यह है कि एक सेकेंड एक्शन या थर्ड एक्शन होता है आपके सीन में। एक तो आपका मेन ऑब्जेक्ट वो एनिमेट हो रहा है, ठीक है जी, उसको आप एनिमेट कर रहे हैं, लेकिन अब वो एक एम्प्टीनेस है और वो ऑब्जेक्ट आपका एनिमेट हो रहा है, ठीक है, आपका आपका एनवायरनमेंट भी बना हुआ है, आपकी सीनरी भी बनी हुई है, आपका सेट भी लगा हुआ है, लाइट्स भी लगी हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ कुछ खालीपन है। यानी कि उसको फिलअप करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं। आप एक कैरेक्टर को एनिमेट कर रहे हैं और उस कैरेक्टर को एनिमेट जब आप कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो एनिमेट तो हो रहा है, लेकिन वो अपने सीन में बिल्कुल अलग है या अकेला है, या उसके कोई सपोर्टिव एनिमेटेड एलिमेंट उसके साथ मौजूद नहीं है। आप इसी तरह से उसके अगर फर्ज करें कि वो किसी टेबल पे बैठा हुआ है, और ऑफ कोर्स टेबल पे तो नहीं, मतलब चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, टेबल के ऊपर उसने हाथ रखे हुए हैं और एकदम से उसको जो है वो जनाब ख्याल आता है और वो सीलिंग की तरफ देखता है तो वहां पर फैन चल रहा होता है। तो अगर आप देखें तो वो फैन भी तो आपने एनिमेट किया है ना, उस सीन के अंदर उस फैन को जो कि रोटेट हो रहा है उसको आपने ही एनिमेट किया हुआ है। तो व्यूअर को बेसिकली मोनोटनी तोड़ने के लिए कि व्यूअर जो है वो उसी कैरेक्टर को देखे चला जा रहा है, कोई और चीज नहीं हो रही, हालांकि उस कैरेक्टर की एनिमेशन भी बहुत जबरदस्त है, सब कुछ है, लेकिन उसकी मोनोटनी, उसकी उसको इंगेज रखने के लिए एक दो चीजें कभी इंट्रोड्यूस करा दी जाती हैं कैरेक्टर के साथ, ताकि आपकी तवज्जो जो है वो कैरेक्टर के ऊपर ही रहे। लेकिन वो एक सेकेंडरी एक्शन होता है जो कि एक एनिमेटेड एलिमेंट के साथ, एक और ऑब्जेक्ट के साथ, उस ऑब्जेक्ट का आपके मेन ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग से। वो जो पार्ट्स हैं ऑब्जेक्ट्स के वो अलग नहीं है ऑब्जेक्ट से। यहां पर क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ही अलग है, तो ये सीन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को जो कि मेन आपका ऑब्जेक्ट है उसको सप्लीमेंट कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, उसको फिल अप कर रहा होता है। जैसे आप देखते हैं ना लाइट्स होती है कि एक की लाइट होती है और एक फिल लाइट होती है। वो फिल लाइट क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि वो शेडो को एडजस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से यहां पर की ऑब्जेक्ट जो है वो आपका अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसको फिल किया जा रहा होता है और इसको हम सेकेंडरी एक्शन कहते हैं। a second or third action in the scene to support and assist main action. फॉर एग्जाम्पल इस बॉल को अगर आप देख रहे हैं, यहां पर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, यहां पर अगर आप देखें तो ये एक सीमेंटेड या वैसे ही कोई एक ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट के अंदर इस बॉल की एनिमेशन होगी। ये बॉल जो है वो आपकी इस वक्त यहां पर मौजूद है और ये क्यूब जो है वो यहां पर मौजूद है। अगर फर्ज कीजिए कि मैं क्यूब के ऊपर जो जो टेक्सचर्स हैं उनको बहुत डल कर दूं, बहुत ज्यादा डल कर दूं, और बॉल के ऊपर मेरा मेन फोकस हो, या ये वो कैरेक्टर है जो कि आपके पास पहले से एनिमेट होता हुआ आ रहा है और आप एक सीक्वेंस में एनिमेट कर रहे हैं, तो व्यूअर को पता है कि ये मेन एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं अब इसको प्ले करता हूं, ये देखिए, ये मैंने एनिमेशन खास तौर पर इसीलिए बनाई है कि ये मेन ऑब्जेक्ट जो है वो बॉल ही है,
लेकिन मैं इस क्यूब को इसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसकी वजह क्या हुई, उससे फायदा क्या हुआ कि अगर आप देखें तो यहां पर आकर एक हल्का सा कोलैप्स हुआ है। असल में अगर देखा जाए एनिमेशन में तो 23 से निकल गया था, तो उसूलन करना यह चाहिए था कि इस बॉल को या इस क्यूब को एक दूसरे से सेपरेट करना चाहिए था इस पॉइंट के ऊपर। वो किया नहीं मैंने, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि व्यूअर ये देख लेगा और वो कहेगा यार ये देखो यार, मतलब इंटरेक्शन होते होते या इंपैक्ट होते होते बच गया, लग जाना चाहिए था इसको। तो देखें ये आया उसके जहन में, ये उसके जहन में है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट ये स्फीयर है। जब उसके जहन में ये आ गया तो अल्टीमेटली आपने किया क्या है, आपने अपने व्यूअर को और इंगेज कर दिया। याद रखिएगा एनिमेशन में हम सिर्फ टूल्स के साथ, आप लोग तो हर वक्त माया ब्लेंडर करते रहते हैं, आपको इनके साथ प्ले अप नहीं करना। ये तो टूल्स हैं, मैं बार बार बता रहा होता हूं आप लोगों को। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलना होता है, आपने अपने व्यूअर को बिलीवेबल बनाना होता है, उसको इंगेज करना होता है, उसको सरप्राइज देना होता है, और उसके सामने एग्जैजरेशन शो करनी होती है। उसके सामने आप आर्क्स, ये जो सब कुछ, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरे और आपके लिए नहीं है, ये एक लेमैन के लिए है। अगर उस आप अपनी एनिमेशन करने के बाद अपने घर में या अपने दोस्तों में किसी को दिखाएं जिसको एनिमेशन नहीं आती, वो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दे देगा, और हो सकता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत सारी ठीक भी हो। तो इसलिए ये सेकेंडरी एक्शंस किए जाते हैं। मेन मकसद यही है कि ये बॉल है, लेकिन इस क्यूब को बस इंट्रोड्यूस करा दिया गया है इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस बॉल। और इस तरह के सेकेंडरी, फॉर एग्जांपल ये बॉल अगर जंप कर रही है, ये अगर बॉल जंप कर रही है, मैं अगर आपको यहां पर स्क्वॉश एंड स्ट्रेच में दिखाऊं, तो आपने देखा था कि क्या हो रहा था कि आपका कोई भी मेन ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका कोई भी इस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर फर्ज करें कि इस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्ट ये, क्योंकि इसके ऊपर एग्जैजरेशन हुई हुई ज्यादा नोटिस होगा, तो फिर ये कौन है, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्शन, यानी कि ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स जो एक्शन कर रहे हैं ये अलग है। और मैं इसको कुछ भी कर सकता था, मैं इसको मैंने इसमें तो इसको बराबर रखा हुआ है। फर्ज करेंगे ये सिर्फ यहीं पर कहीं खड़ी हुई बाउंस कर रही होती, और इसकी इसकी वर्टिकल हाइट भी इतनी ज्यादा ना होती, और ये वाली जो थी या तो होती या अगर नहीं होती, और अगर होती तो फिर ये यहां पर। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ये है। अब आपने व्यूअर को तीनों डायमेंशन से एंगेज करके रख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको चलाता हूं, तो अब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ब्रेन सब कुछ कंसीव करता है। तो इसको हम सेकेंडरी एक्शन कहते हैं, यानी कि इस केस में ये स्फीयर 1 एंड स्फीयर 3 सेकेंडरी एक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बने हुए और ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है और प्राइमरी एनिमेशन आपकी यही है, ये याद रखिएगा बस। ये हमारे पास सेकेंडरी एक्शन की एग्जाम्पल थी। अब मैं एक ऐसी एग्जाम्पल की तरफ आ रहा हूं जिसकी के आप लोगों को अभी समझ आ भी जाएगी, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, और वो है सॉलिड ड्राइंग। एंड दिस इज प्रिंसिपल नंबर 11। इसकी डेफिनेशन ये है कि अंडरस्टैंडिंग बेसिक शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स बिफोर स्टार्टिंग एनिमेशन। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, और वो ओवरव्यू ये है कि सबसे पहली चीज तो है अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की, बेसिक्स की। किसके बेसिक्स, शेप्स और फॉर्म्स के। किस फॉर्मेट में, 2D में और 3D में। 2D और 3D क्या, ऑब्जेक्ट्स। जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं, देखिए मैं अब आप लोगों को प्रोफेशनल टिप्स भी दिया करूंगा, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, आपने आगे जाकर काम करना है। तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि माया और ब्लेंडर क्या करता है, ऑफिस में काम कैसे होता है, वर्क फ्लो कैसे होता है, प्रोडक्शन हाउस कैसे चलता है, टीम किस तरह काम करती है, वहां क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसके लिए कभी कोई ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं, अपनी जिंदगी का सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को दूंगा। लेकिन अभी इस चीज को समझिए, अगर आपके पास गलत मॉडल आ गया और उसके बेसिक शेप्स और फॉर्म्स ही ठीक नहीं हुए, शेप्स याद रखिएगा 2D होते हैं और फॉर्म्स 3D होते हैं, ठीक है। उसके शेप्स और फॉर्म्स, जिस मॉडलर ने भी उसको मॉडल किया उसने उसको सही नहीं बनाया, कैसे पता चलेगा।
और आपसे वो कह रहा है एनिमेट कर दो। अगर आपने वो गलत मॉडल उससे ले लिया, उसका तो कुछ बाद में होगा जो होगा, आप फंस जाएंगे। क्योंकि अगर जियोमेट्री ऑब्जेक्ट की ठीक नहीं है, एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमेटर को ऑब्जेक्ट की, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर हाल में एनिमेटर को उसकी जियोमेट्री को देखना होता है कि वो आया ठीक है भी कि नहीं है, कि उसके ऊपर एनिमेशन हो सकती है नहीं। यानी कि उसकी जो मॉडलिंग हुई हुई है वो क्वाड्स में हुई हुई है, उसके जो फेसेस हैं, उसके जो वर्टेक्स हैं, उसके जो एजेस हैं, वो प्रॉपरली फॉर्म हुई हुई है, प्रॉपर उसके कंटूर्स हैं कि नहीं है, वो सारी चीज। क्योंकि कैरेक्टर एनिमेशन में हर चीज बेंड हो रही होती है, डिफॉर्म हो रही होती है, डिस्टॉर्ट हो रही होती है। अगर अगर मॉडल ठीक नहीं है तो ये सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देंगी और आप एनिमेशन में फंस सकते हैं। आपसे वो एनिमेशन शायद ना हो, इसलिए कि आपका मॉडल जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि उस मॉडल की सॉलिड ड्राइंग ठीक नहीं है। समझ आई आपकी बात? यानी कि बेसिकली जो ड्राइंग की गई थी वो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि प्रेस्टन जे ब्लेयर की बुक कार्टून एनिमेशन को अजबर याद कर लें, उसके अंदर जो पोजेस बने हुए हैं उनकी प्रैक्टिस किया करें रोज, ताकि आपको ये प्रैक्टिस कर। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा है कि सॉलिड ड्राइंग शायद अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको ये सॉलिड ड्राइंग समझ में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं इसकी एग्जाम्पल भी आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये क्यूब क्रिएट कर देता हूं और इस क्यूब को मैं आकर यहां पर इसकी डेप्थ्स वगैरह दे देता हूं। ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का ट्यूटोरियल भी मौजूद है, प्लीज देख लीजिएगा। उसके अंदर ये सब बताया गया है कि इनपुट नोड वगैरह क्या है, नोड्स का ट्यूटोरियल भी मौजूद है। अब आप इसको गौर से देखिए, इसमें आपको आपका मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज कीजिए एग्जांपल है कि ये कैरेक्टर है या ये कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है, और आपका मॉडलर, आपने मॉडल नहीं किया है लेकिन आप चूंकि टीम में काम कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। मिसालें सब देते हैं लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जो हम फेस करते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। पता ये चला जनाब, इस तरह का ऑब्जेक्ट उसने आपको बनाकर दे दिया और वो ये आपसे कहे जा रहा है कि ये क्यूब है, तो भाई ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप इसको एनिमेट करेंगे, जब आप इसको एनिमेट करने की कोशिश करेंगे, ये गलत डिफॉर्म होगा, गलत बेंड होगा, और आपकी बोन्स और दूसरी चीजें इसके ऊपर सही तरह काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपके वर्टेक्स या फेसेस जो हैं वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है, कंटूर के साथ चल नहीं रहे हैं। तो ये है सॉलिड ड्राइंग। जब आपके 3D मॉडल्स बनकर आपके सामने आते हैं, और जस्ट इन केस ऑफ 2D भी ऐसा ही है, अगर आपके स्केचेस ठीक नहीं है तो अगला स्केच आप बना नहीं सकते, क्योंकि आपका फाउंडेशन स्केच खराब हुआ है। तो आपको सॉलिड ड्राइंग को समझना होता है। जो 3D एनिमेटर्स हैं उनको उस 3D कैरेक्टर की सारी टोपोलॉजी को प्रॉपरली देखना होता है। मेरे साथ मेरे ट्यूटोरियल्स करते रहेंगे, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोगों को ये चीज समझ में ना आए, क्योंकि मैं तो काम ही इसके ऊपर करता हूँ। मैं तो कभी भी गलत मॉडल के ऊपर काम नहीं करूंगा, ना आपको करने दूंगा। तो ये अपने जहन में रखिएगा। जब भी एक एनिमेटर को अगर वो सिर्फ एनिमेशन कर रहा है और उसका कोई काम नहीं है, वो मॉडलिंग नहीं करता, वो टेक्सचरिंग एंड शेडिंग नहीं करता, तब भी उसको मॉडलिंग का पता तो होना चाहिए। उसको ये पता, उसने कभी मॉडलिंग की हो, इसलिए आपको ये सब आना जरूर चाहिए। जब आप फील्ड में चले जाते तो फिर उसके बाद आपकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाती है, आप या तो एनिमेटर बन जाते हैं, मॉडलर बन जाते हैं, कुछ भी। लेकिन एनिमेटर को पता होना चाहिए भाई मॉडलिंग ऐसे होती है, दिस इज नॉट अ राइट मॉडल, मैं इस मॉडल के ऊपर काम नहीं कर सकता भाई, इसको ठीक करें। तो अब वो मॉडलर जो है ना वो बैठेगा और उसको अब उसको हर हाल में जो है ना इसको ट्वीक करना होगा, इसको ठीक करना होगा जितना भी वो ठीक कर सकता है, या उसको स्क्रैच से इस मॉडल को दोबारा क्रिएट करना होगा, वरना आप फंस जाएंगे भाई। मैंने इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखी हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। गलती किसी की होती है, फंस कोई और जाता है और उसके ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया जाता है। तो ये ट्यूटोरियल के दौरान आपको शायद कोई इस तरह की बातें नहीं बताएगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुछ इसी तरह का है, मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए उसने मॉडलर ने इसको ठीक कर दिया किसी हद तक, और वो आपके पास दोबारा ले आया, आपने उसको दोबारा कंसीव किया और आपने कहा यार ये गलती और हुई भी, इसको भी ठीक करें।
तो वो ऑलमोस्ट उसको ऐसे ठीक करके आपके पास ले आएगा, बट यू शुड अवेयर ऑफ द डायरेक्ट प्रॉपर सॉलिड ड्राइंग ऑफ मॉडल, वेदर इट इज 3D और 2D। तो इसके बाद हम लास्ट प्रिंसिपल की तरफ आते हैं, एंड दैट इज प्रिंसिपल नंबर 12, विच इज अपील। भाई अपील किस बात की? डेवलपिंग पर्सनैलिटी इन कैरेक्टर और एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। तो भाई कैरेक्टर को डेवलप करना ही ऐसे होता है कि वो कैरेक्टर जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाए। कैरेक्टर अपनी एनिमेशन से इंटरेस्टिंग हो, ऑफ कोर्स अपने मॉडल से तो इंटरेस्टिंग होगा ही, अगर उसकी मॉडलिंग अच्छी हुई है, कैरेक्टर को अच्छा परसीव किया गया है, कैरेक्टर की डिजाइन जिसने भी किया उसने उसको अच्छा किया हुआ है, उसके बाद उसकी 3D मॉडलिंग अच्छी हुई है, तो पर्सनैलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। लेकिन पर्सनैलिटी इससे डेवलप नहीं होती, ये मैं आप लोगों को काम की बात बता रहा हूं। पर्सनैलिटी डेवलप होती है कैरेक्टर के बिहेवियर से, ये याद रखिएगा। बिहेवियर अगर उसका सही है या उसके बिहेवियर में एक रिदम है, फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है जो कि बहुत गुस्से वाला है, तो अब उसके जितने भी जेस्चर होंगे, जितने भी पोजेज होंगे, जितने भी एक्शंस होंगे, वो गुस्से वाले होंगे। इसी तरह से कोई कैरेक्टर बहुत जॉली है, भड़कीला है, छैन छबीला है, उछलता कूदता है, तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैसे कि आप श्रेक में देख लें, आपको उसमें मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स नजर आएंगे, और आई गेस उसी में ही डोंकी भी था। तो उसको अगर आप देखें तो वो एक बहुत ही ज्यादा कॉमेडियन और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड कैरेक्टर था। और दूसरी तरफ जो वो जो ओगर साहब थे, या अगर वो थे उसके अंदर, मुझे तो अब ये वो नहीं याद आ रहा, लेकिन वो जो थे वो एक दूसरी पर्सनैलिटी थी। आपने नोट किया कि इतना बुरा कैरेक्टर, इतना बदसूरत कैरेक्टर ओगर, लोगों को उससे मोहब्बत करवा दी उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसके अंदर अपील क्रिएट कर दी। कैसे कर दी? उसकी एनिमेशंस, उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसके जेस्चर्स, उसके ऊपर जो कंटेंट उन्होंने इंपोज किया हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट अपील। अब अगर मैं इसको आप लोगों को समझाने की मजीद कोशिश करूं, बहुत ही सीरियस किस्म का कैरेक्टर है, बहुत ही सीरियस, बहुत फोकस्ड है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन अगर इसकी एनिमेशन अच्छी नहीं हुई होती, इसकी पर्सनैलिटी निकल कर नहीं आती। इसके ऊपर सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, टाइमिंग एंड स्पेसिंग, फॉलो थ्रू, इसके ऊपर स्लो इन एंड आउट, सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो इन चीजों को यहां नोट कीजिए, और इन सब चीजों का जो अमलगमेशन है, यानी कि इन सब का जो मिक्स्ड है, यानी कि इन सब का जो मिक्सचर है, उसको हम कैरेक्टर की अपील कहते हैं। और ये सब समअप जो है सारे प्रिंसिपल्स का, अगर आपने प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, तो इसका मतलब कैरेक्टर के अंदर आपने अपील क्रिएट कर दी है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इस कैरेक्टर को देखिएगा, विदाउट हैंड्स, और इस कैरेक्टर को देखने के बाद अभी पता चल गया है कि ये बहुत ज्यादा कोई अजाइल टाइप का कैरेक्टर है, जिद्दी भी है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। अगर ये एनर्जेटिक नहीं होता, डंप होता, आप इसके वॉक करने का अंदाज देख लें, कितना ज्यादा वाइड स्प्रेड इसके स्ट्राइड्स हैं और कितनी तेजी से ये चलता हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये कैरेक्टर थिन है, एनर्जेटिक है। इसके अंदर जो अपील है वो ये है कि इसके अंदर एक तो ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा एनर्जी इसके अंदर है, और बहुत तेज है, बहुत स्विफ्ट है। तो ये अपील है, लेकिन ये सारी अपील क्रिएट डेवलप कैसे हुई है? ये डेवलप हुई है टाइमिंग एंड स्पेसिंग के प्रॉपर इस्तेमाल, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग, और इस तरह के स्लो इन एंड आउट, और सारे प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लाई किए गए हैं। तब एंटिसिपेशन खास तौर पर, और ये कैरेक्टर जो है अगर आप देखें तो सिर्फ यही नहीं, ये अलर्ट कैरेक्टर भी है, ये चीजों को समझ भी रहा है कि यार ये मेरे लिए डेंजरस है, ये नहीं है। सो दिस इज अपील। आपके जो भी ऑब्जेक्ट है, असल में इनके कहने का मकसद ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो,
उसमें कैरेक्टर को डेवलप करना है आपने। अगर उसमें से कैरेक्टर निकल कर नहीं आया तो फिर बात नहीं बनेगी। यानी कि उसके अंदर लाइफ डाल देनी है आपने, और उसको आपने डिपिक्ट ये कराना है कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन लैंग्वेज। ये आपसे कुछ कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसी कैरेक्टर को देखें, इसने तो आपसे कोई बात नहीं की, लेकिन आपको उसका पूरा एक्शन समझ में आ रहा है कि इसके साथ हुआ क्या है, कैसे, इसकी एनिमेशन से, इसकी टाइमिंग एंड स्पेसिंग से, इसके ऊपर जो प्रिंसिपल्स लगे हुए हैं उनके प्रॉपर यूज की वजह से आपको नजर आ रहा है कि इसका एक्शन है क्या। तो अपील ऐसे क्रिएट होती है। तो गाइज, ये 12 प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल जो कि मैं आप लोगों को लिस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वैसे ही बताना चाहता हूं आपको, वो मेरी तरफ से एज अ बोनस ले लीजिए, क्योंकि भाई वो मेरा प्रिंसिपल है। मैं इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं हूं कि इन एनिमेशन गॉड्स के सामने मैं अपना कोई फॉर्मूला पेश कर सकूं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक और प्रिंसिपल भी होना चाहिए था, और उसका नाम है वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब यह है कि जब आपने एनिमेशन स्टार्ट की, उसके बाद आपने एनिमेशन एंड की, जैसे ही एनिमेशन एंड होती है उसके बाद एनिमेटर कहता है खुदा हाफिज, हो गया खत्म, बस मैंने कर दी एनिमेशन। नहीं, वाइंड अप होना जरूरी है। वाइंड अप से मतलब यानी कि आपके मोशन के रुकने का एक सलीका होता है, एक डिसेंसी होती है। मैं हमेशा यही लोगों से कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसी एनिमेशन को ले लीजिए, और अब आप सिर्फ और सिर्फ इस बॉल को कंसीव कीजिएगा, और देखिए इस बॉल का मोशन है, ये ऑब्जेक्ट जाके रुका, और यहां पर इसका मोशन खत्म हो गया। होता क्या है, हमारे यहां लोग एनिमेशन करेंगे, यहां से यहां आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, और बहुत जबरदस्त एनिमेशन जा रही होगी, और ये एनिमेशन उनकी रुकी, उनका काम खत्म हो गया, अब इससे आगे कुछ नहीं करेंगे, बॉल तो रुक गई। बॉल रुकी नहीं है। कभी भी कोई एनिमेशन, मूवमेंट, मोशन ऐसे खत्म नहीं होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, फिजिकल लॉस की वजह से वो चीज आगे जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। न्यूटन्स लॉ कि इफ अ बॉडी is in motion, it will remain at motion until or unless some external force applies on it. And the body at rest will remain at rest until or unless some external force applies on it. मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी चल रही है तो उसकी कोशिश यही है कि वो चलती रहे, लेकिन उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होती हैं, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। खुद आप अपनी एग्जांपल ले लीजिए, आप गाड़ी की एग्जांपल ले लीजिए, आप अंदर से फोर्स लगाते हैं अपने आप को रोकने के लिए, डिसेलरेट होते हैं, स्लो इन एंड स्लो आउट होता है। इसी तरह से इस बॉल को अब आप गौर से देखिएगा कि इसकी एडिशनल एनिमेशन भी है, यानी कि यहां मोशन तो खत्म हो गया, लेकिन ये देखिएगा ये वापस गई, और ये और अब आकर रुकी। तो इसको मैं वाइंड अप कहता हूं। ये देखिए, ये डिसेलरेट हो रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे उस मोशन में दोबारा जाना है, लेकिन अब एनर्जी खत्म हो गई, तो आप फाइनली बॉल जो है वो रुक गई। ये हुआ, ये हुआ, और ये। मैंने अपनी जिंदगी में एक कैंडिडेट को जॉब पर सिर्फ इस बात पर रखा था कि उसने मुझे इस तरह की एनिमेशन दिखा दी थी, जबकि कोई 10 से 20 लोग मौजूद थे। उसको ये आइडिया था, बाकी सब ने इसी तरह की एनिमेशंस की हुई थी कि स्टार्ट से लेके एंड तक वो स्लो इन एंड आउट भी कर दिया उन्होंने, लेकिन वाइंड अप किसी ने नहीं किया। तो इस चीज को अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर ऐसे होती है एनिमेशन, ये और ये। इसको आप मजीद कंटिन्यू भी कर सकते हैं हल्का सा, और यानी कि चीज रुकते रुकेगी, चीज चलते चलते चलेगी। तो गाइस, ये मतलब इसको आप समझ लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन नंबर 13। मेरी ये जुर्रत नहीं है कि मैं उन 12 अजीम तरीन प्रिंसिपल के साथ अपना ये प्रिंसिपल लगा दूं, लेकिन मैंने ये प्रिंसिपल जो है वो उन लोगों को भी भेजा है, मुझे कुछ अप्रिसिएशन भी मिली है, और मैंने उनसे सवाल किया है कि आपने वाइंड अप या इस तरह की कोई भी चीज
जो है वो अगर किसी और नाम से आपके पास मौजूद है तो वो आप हमें बताएं। इसके अलावा और भी प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन है, हम आगे ट्यूटोरियल्स करेंगे तो हम उसमें उनके बारे में बात करते चले जाएंगे, लेकिन जो जो टॉप ऑफ द लाइन एंड बेसिक एंड फाउंडेशन प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन है वो यही 12 हैं। बाकी जितने प्रिंसिपल्स हैं वो इन्हीं से ड्राइव हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द प्रिंसिपल इज सरप्राइज। अब वो कहते हैं कि सरप्राइज इज अ डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, लेकिन ये कहते हैं कि सरप्राइज आप एंटिसिपेशन से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एंटिसिपेशन का और एग्जैजरेशन का डेरिवेटिव हो सकता है। तो बहरहाल हम उसको भी देखेंगे, हम सरप्राइज को भी बाद में कंसीव करेंगे। तो गाइज इन प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन को अब एक दफा फिर देखिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को, ताकि आपकी कंटिन्यूटी हो जाए और इनको याद कर लीजिए। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मैं कर तो रहा हूं लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इनको देखते रहे, इन ट्यूटोरियल्स को देखते रहे और बार बार देखते रहे, तो आप यकीन कीजिए ये कब आपके अंदर उतर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यही मेरे साथ भी हुआ है और यही बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब हमारे काम में फर्क आ गया जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमेशन करना शुरू की। एनिमेशन हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन जो है जब उसको प्रॉपरली पढ़ा, अब तो खैर बहुत साल हो चुके हैं, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो गाइज नेक्स्ट ट्यूटोरियल माइट बी ब्लेंडर का ट्यूटोरियल होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द लेकर उसको आऊं। जब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत भी चाहता हूं और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप लोग मेरे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे और ट्यूटोरियल्स को देखते रहेंगे। मेहनत से मैं भी बना रहा हूं, मेहनत से दुनिया बना रही है। आपका अपना ऑप्शन है। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा खुश आइन बात है और मैं आपका मशकूर हूं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।